लेट अस स्टार्ट विद फर्स्टली बेटा द वर्ड रैंडम वेरिएबल जो है बेटा नॉर्मली क्या होता है, मान लो कि हमने कॉइन 2 थ्रो की, ठीक है। अब 2 थ्रो करने पे मेरे पास सैंपल स्पेस क्या होता है, देखो हेड हेड भी आ सकता है, टेल टेल भी आ सकता है, हेड टेल भी आ सकता है, टेल हेड भी आ सकता है। इसके अलावा तो और कोई आउटकम नहीं मेरे पास हो सकता। तो बेटा नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब हम सिर्फ मैं क्या देखूं, मैं देखूं नंबर ऑफ हेड्स, मैं कोई सीक्वेंस ना देखूं कि पहले हेड आया टेल। आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ हेड्स मेरे पास जो है उसके कितने कितने जो है मेरे पास आउटकम्स है। तो नंबर ऑफ हेड्स यहाँ 2 है, इसमें कोई नहीं है, इसमें 1 है। अगर मैं नंबर ऑफ हेड्स की बात करूं, मैं देखूं ऐसे कौन से आउटकम्स हैं जिसमें नंबर ऑफ हेड्स 0, ओनली 1 आउटकम इज देयर, ओनली 1 आउटकम इज देयर। फिर मेरे पास क्या है कि अगर मैं नंबर ऑफ हेड्स की बात करूं तो मेरे पास, अगर मैं चेक करूं, मेरे पास नंबर ऑफ हेड्स 1 है सिर्फ। अब नंबर ऑफ हेड्स यहाँ पर देखिए मेरे पास 2 है, नंबर ऑफ हेड 1, इंडियन केस में कितने आउटकम्स हैं, 2 आउटकम्स आर देयर। तो मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगी। नंबर ऑफ हेड्स मेरे पास सपोज अगर मैं काउंट करूं कि 2 भी है मेरे पास, ठीक है ना, तो वो कितने आउटकम्स है, 1 है। ये मैं बात कर रही हूँ नंबर ऑफ आउटकम्स की, कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू नंबर ऑफ हेड्स। तो ये जो मैं देख रही हूँ कि ये नंबर ऑफ हेड्स मैं काउंट कर रही हूँ, उसकी वैल्यू वेरी कर रही है, और उसकी डोमेन कहाँ तक है, या वो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, यही वैल्यूज है ना मेरे पास। तो बेटा उस नंबर ऑफ हेड्स को मैं एक नाम दे देती हूँ, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स। और बेटा मैं इसको क्या दे देती हूँ, व्हाट वी कॉल दिस एक्स एज रैंडम वेरिएबल। मतलब रेंडमली दिस वेरिएबल चेंजेस अकॉर्डिंग टू माय सैंपल स्पेस, कि ये एक्स 0 वैल्यू भी अटेन कर सकता है, ये एक्स 1 वैल्यू भी अटेन कर सकता है, ये एक्स वैल्यू 2 भी अटेन कर सकता है, 3 नहीं अटेन कर सकता, ना 4 अटेन कर सकता है, ना नेगेटिव ना 2 से ज्यादा। यही अगर मैं कॉइन्स 3 बार थ्रो करती है ना, तो रैंडम वेरिएबल की मेरी उस टाइम अगर मैं नंबर ऑफ टेल्स देखी, ये हर क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि रैंडम वेरिएबल है क्या। ये डिपेंड हमारी उस सिचुएशन पे पड़े करेगा, हमने जो इवेल्युएट करना है। तो सपोज मेरे पास जो है अगर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर जो है 3 बार कॉइन फेंकती, तो क्या स्टार्ट होता, 0 भी हो सकती थी, 1 भी हो सकती थी, 2 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। ओके जी। तो दैट मीन्स कि रैंडम वेरिएबल मेरे पास जो है एक ऐसा वैल्यू है मेरे पास जो है रैंडम वेरिएबल, जो सैंपल स्पेस के अकॉर्डिंगली जो है वो हमारी वैल्यू को अटेन करता है। तो नॉर्मली हम रैंडम वेरिएबल को ना एक फंक्शन कह देते हैं, वी विल कॉल इट एज अ फंक्शन, जिसकी मेरे पास जो है बेसिकली डोमेन जो है ना वो क्या होता है, सैंपल स्पेस। ओके। तो थ्योरी यहाँ पर हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ हमें क्वेश्चन करना होता है। ओके। तो समटाइम्स ये हम लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं एक्स ऑफ हेड हेड, मतलब क्या 2 बार हेड कैसे कितना आया, तो दैट इज 1 टाइम। यहाँ मैं लिख देती हूँ कि एक्स ऑफ नो हेड, कई बार वो एक्स ऑफ 0, एक्स ऑफ 1, एक्स ऑफ 2 मीन्स हाउ मेनी केसेस आर देयर इन विच number of heads are 0, that is 1. ओके। अब क्यों हमने रैंडम वेरिएबल पढ़ा, इन ऑर्डर टू डू द कैलकुलेशन इजी, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द डाटा, सब कुछ ये करने के लिए। अब बेटा देखिए मेरे पास जो है यहाँ पर रैंडम वेरिएबल तो आपको हर क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा जैसे मैं आपको एक और रैंडम वेरिएबल का एग्जांपल देखते हैं, सपोज मैंने डाइस, पेयर ऑफ डाइस थ्रो किया, जब पेयर ऑफ डाइस थ्रो किया तो मैंने सम कैलकुलेट कर ली, है ना। तो अब मेरे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, मिनिमम सम। अगर आप देखो दोनों डाइस पे 1 + 1 2, यानी ना तो यहाँ रैंडम वेरिएबल 0 वैल्यू अटेन करेगा ना 1 करेगा, यानी ये जरूरी नहीं है कि वो 0 करे, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, क्वेश्चन पे।
ओके जी। तो जब मेरे पास सम की वैल्यू जो है यहाँ पर आई, तो मेरे पास जो है मैंने x को, लेट x रिप्रेजेंट द रैंडम वेरिएबल दैट द सम ऑफ द टू नंबर्स टू बी नोटेड या इवैल्यूएटेड। तो मेरे पास मिनिमम वैल्यू 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, कहाँ तक जाएगी? 12 तक, बिकॉज मैक्सिमम 6 आ सकता है पहले डाइस पे, दूसरे डाइस पे भी क्या आ सकता है? 6 आ सकता है। तो 6 + 6 मेरे पास जो है बेटा क्या हो सकता है? दैट इज 12। ओके, अब बेटा हम बात करें अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। बेटा आपको यहाँ पर क्लियर कट अगर मैं बता दूं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, अगर कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच रैंडम वेरिएबल we are writing probability corresponding to each random variable, we are writing probability. Such type of distribution is called probability distribution. ओके, जैसे इसी केस में देखें, मेरे को पता है जब मैं पेयर ऑफ डाइस फेंकती हूँ तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होते हैं? 36। अब मैंने देखना है कि सम 2 आए, क्योंकि x रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? दैट इज सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइस। यही है ना मेरे पास। तो ऑब्वियस है बेटा 2 डाई मेरे पास, जब मैंने नंबर टिक किया तो 1 + 1 एक ही ऑप्शन है, 1/36। ओके जी। अब 3 कब आएगा? जब 1 2 2 1, तो कितने केसेस हैं? 2। तो यू कैन राइट हियर 2/36। ओके, अब सम 4 आए। सम 4 कैसे आता है? 1 के साथ 3, तो 2 के साथ 2, 3 के साथ 1, कितने केसेस हो गए? 3/36 means corresponding to each random variable. If we are writing probability, it represents probability distribution. Okay beta, clear to everyone? Any doubt to anyone? ओके, अब यही डिपेंड करता है बेटा क्वेश्चन पे, हमारे डिफरेंट क्वेश्चन पे। अगर मैं बार बार बच्चों को कहती हूँ, अगर मेरे पास विदाउट रिप्लेसमेंट है, जब भी रैंडम वेरिएबल का या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आए, तो बेटा यू कैन डायरेक्टली यूज द कॉन्सेप्ट जो है मेरे पास, दैट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्योंकि 2 चीजें निकाली, 3 निकाली, इजी हो जाता है उससे, है ना। अगर वर्ड आ रहा है विद रिप्लेसमेंट, तो कभी भी आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज नहीं कर सकते। ये अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठा लीजिए। जब भी विद रिप्लेसमेंट आ गया, यानी चीज निकाली बीच में डाल दी, नॉर्मली बच्चे उसमें भी हमारे पास परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, नहीं यूज कर। विदाउट रिप्लेसमेंट में आप दोनों तरह से कर सकते हैं, बट परमुटेशन कॉम्बिनेशन से इजी हो जाता है। अब हम डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं, यही लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। जो आगे वेरिएंस और मीन डिलीटेड है, आगे बाइनोमियल, बर्नौलीज ट्रायल ये भी डिलीटेड है। सिर्फ यही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मीन के साथ दिए। मैं आपको बता दूं, मीन कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना पड़ता है, पर अब मीन नहीं है, तो आपको एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो है, मीन वाले, वेरिएंस वाले सारे क्वेश्चंस करोगे आप ट्राई, क्योंकि हर एक में अलग अलग कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है। तो आप जितने क्वेश्चंस ट्राई करोगे, सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखो, बस काम खत्म। मीन एंड वेरिएंस नीड नॉट टू बी इवैल्यूएटेड बिकॉज दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस। लेट अस स्टार्ट विद डिफरेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट एग्जांपल्स करते हैं, उसमें काफी हमारा जो है कवर हो जाता है। उसके बाद हम लोग जो है कल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा, लेट अस स्टार्ट विद फर्स्टली द क्वेश्चन नंबर जो है 24 ऑन पेज 561 जो है हमारे पास। 2 cards are drawn successively with रिप्लेसमेंट। इट इज क्लियर कट है कि विद रिप्लेसमेंट है, तो मतलब मेरे दिमाग में परमुटेशन कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ठीक है जी। फ्रॉम ए वेल शफल्ड कार्ड ऑफ 52 cards, find the probability distribution of number of
एसेस, क्लियर कट उसने कह दिया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखो, यानी हमारा जो रैंडम वेरिएबल है ना दैट इज नंबर ऑफ एसेस। अब आप खुद सोचिए, जब आपने 2 कार्ड्स निकाले क्या हो सकता है, कोई भी एस ना आए या एक एस आ जाए। अब जो एक एस आया ये भी हो सकता है वो पहली बार में आ जाए या दूसरी बार में आ जाए, थर्ड वैल्यू दोनों के दोनों एसेस हो जाए। यानी मेरे पास हमेशा टेबल फॉर्म में करो, कभी भी गलती नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं x लिखूंगी, ठीक है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x, पी एक्स वी कॉल्ड इट, जो है वी प्रोनाउंस इट एज पी एक्स, है ना, और इक्वल टू x भी कई बच्चे ऐसे भी लिख देते हैं, यानी यहाँ स्मॉल भी लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डिपेंड करता है आप कैसे लिख रहे हो। अच्छा, कोई भी एस ना आए, 1 एस आए, 2 एस आए, 3 एस तो हो ही नहीं सकते ना, रीजन हमने 2 ही कार्ड्स निकाले हैं, वी हैव टू ड्रॉन आउट 2 कार्ड्स इन दिस क्वेश्चन। अब बेटा देखिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया, अब 2 कार्ड्स निकाले हैं, यहां पर बेटा लिखने का तरीका दैट मीन्स नॉट एस नॉट एस, यही है दोनों में केसेस, मैंने इसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब बेटा मेरे पास जो है यहाँ पर कोई भी एस नहीं है, तो इसका मतलब अब कितने एस नहीं होते आपके पास, टोटल एसेस जो है वो कितने होते हैं पूरे एक प्लेइंग कार्ड में, 4 होते हैं। अब एस नहीं है तो 48 इज द लेफ्ट टर्म, तो यानी 48 ओवर 52 इंटू 48 ओवर 52, क्योंकि कार्ड निकाला और वापस अंदर डाल दिया। ओके बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास जो है अगर मैं देखूं 8 एस है ना, अब देखो कैसे हो सकता है, प्रोबेबिलिटी पहले में एस आ जाए, दूसरे में ना आए, और मैं बार बार कहती हूँ जब और होता है तो प्रोबेबिलिटी प्लस होगी, और आगे भी आपको ये बताया हुआ यहाँ कुछ नहीं है, तो मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाती है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब यहाँ पर एस नॉट वाला पहले में आ जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, अब देखो मेरे पास कैसे इवैल्यूएट करूँ, पहले है एस, एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4 बाय 52, काट निकाला वापस डाल दिया, नॉट एस की 100% है 48 होगी, तो ओवर 52 कोई चेंज नहीं, प्लस अब ये क्या हो गया यहाँ पर चेंज हो गया मेरे पास, तो दैट मीन्स कि मैं यहाँ पर क्या करूंगी 48 बाय 52 इंटू 4 बाय 52। नेक्स्ट नंबर ऑफ एसेस मेरे पास क्या है 2, 2 एस हूं, तो दैट मीन्स एक ही ऑप्शन है ए है ना, तो मेरे पास जो है फर्स्ट एस निकला, सेकेंड एस निकला, एस आने की प्रोबेबिलिटी 5 बाय 52 इंटू जो है अगेन सॉरी 4 बाय 52 इंटू अगेन 4 बाय 52, क्योंकि मेरे पास पूरे प्लेइंग कार्ड्स में 4 ही एस होते हैं। ओके जी, कई बच्चे यहाँ पर ऐसे भी लिख देते हैं कॉलम बना के कि P ऑफ 0 या x इज इक्वल टू 0, यानी प्रोबेबिलिटी when x is 0 random variable attains value 0 means कोई भी एस नहीं है, इट इज अप टू यू हाउ यू आर राइटिंग, ठीक है। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी when random variable attain value 2, probability when random variable attain value 1। ओके जी, नाउ कम टू दिस होल टेबल जो है आपके पास क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके बेटा, क्लियर टू यू। अब बेटा मेरे पास जो है नेक्स्ट, अब देखिए एग्जाम्पल 25, जितने क्वेश्चंस ट्राई करोगे ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के, हर एक में एक नई चीज सीखोगे और आपको प्रोबेबिलिटी पे उतनी ही कमांड आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ओके चलिए, अब एग्जाम्पल मेरे पास जो है 25, व्हाट इज रिटन हियर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डपलेट्स। डपलेट्स का मतलब क्या, सेम वैल्यू 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 इन 3 थ्रोज ऑफ ए पेयर ऑफ डाइज, यानी एक पेयर ऑफ डाइज को मैंने 3 बार फेंका और मुझे कहा गया है कि डपलेट कितनी बार आता है उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखो। अब बेटा आप देखो
सबसे पहला बेस्ट होता है कि आप बाकी चीजें बाद में लिखो, पहले रैंडम वेरिएबल की वैल्यू लिखो, ठीक है जी। कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी हम लिख लेंगे, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल्स टू x। ओके, अब बेटा देखो क्या हो सकता है, डपलेट एक बार भी ना आए, 3 थ्रो करने पे डपलेट एक बार भी ना आए, यानी 0। डपलेट एक बार आए, डपलेट 2 बार आए, डपलेट तीनों के बाद तीनों आ जाए। ओके जी। अब बेटा इसमें मेरे पास जो है, देखिए अब प्रोबेबिलिटी लिखनी है, पहले केसेस में लिखा करो, पहले प्रोबेबिलिटी बाद में इवैल्यूएट करती हूँ, पहले आपको केसेस बताती हूँ। डपलेट कोई भी ना है मेरे पास, नो डपलेट इज देयर। अगर मैं डपलेट को डी से रिप्रेजेंट करती हूँ तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी डपलेट पहले में भी ना आए, सेकेंड थ्रो में भी ना आए, थर्ड थ्रो में भी ना आए। इससे मेरे क्वेश्चन इजी हो जाते हैं करने। ओके, नाउ द डपलेट विल कम जो है वन टाइम, डपलेट विल कम वन टाइम। इसका मतलब कौन कौन से केसेस हो सकते हैं आप देखो, दैट इज जो है डपलेट एक यहां पर फर्स्ट पोजीशन में आ जाए, यानी बाकी दोनों में नहीं है, और मतलब प्लस डपलेट नॉट यहां पर, और फिर बीच में डपलेट आ जाए और थर्ड में नॉट डपलेट आ जाए। देखो, और ये भी तो हो सकता है मेरे पास डपलेट नॉट डपलेट आ जाए। ओके, मैंने क्या किया, मैंने डपलेट की पोजीशन को ना चेंज कर रही हूँ। कैसे, देखो पहले यहां लगाया, फिर यहां लगाया, फिर यहां पर लगाया। अगर देखा जाए मैं इतने बार बार केसेस लिखने की बजाय मैं 3 टाइम्स भी कर सकती हूँ। क्यों कर सकती हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली जो है डपलेट की प्रोबेबिलिटी मुझे पता है 6/36 रहनी है, और नॉन डपलेट की जो है 1 - जब चेंज नहीं होता तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। इतना लिखने की बजाय आपको पता है पोजीशन वेरी कर रही है, तो आप सीधा 3 टाइम्स भी लिख सकते हो। और एक आपको मेथड बताऊं इसका, कि आपने बर्नौलीज जो है बाइनोमियल थ्योरम, आपको हम लोग जो है वहां पर ट्रायंगुलर लॉ समझाते थे, जितनी पावर है ना, यहाँ 3 बार थ्रो पावर की ना, तो उसके जो कोफिशिएंट होते थे ना वो 1 3 3 1। अगर आपको याद हो ट्रायंगल, मैं एक बार करके बताती हूँ कि 1 1, अगला 1 2 1, ये डिग्री 2 का होता था, जैसे में a प्लस बी की पावर 2 होती थी, है ना। a प्लस बी की पावर 3 में पहला 1, फिर ये 3, फिर ये 3 और लास्ट 1, a प्लस बी पावर 4, 1 4 6 4 1, ये कोफिशिएंट्स होते थे, है ना। एक तरीका तो ये कि आप ये सारे ढूंढो, दूसरा एक ढूंढ लो, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, आप इसको 3 टाइम्स कर दो। ये देखो ये 3 वाला है ना, अगला फिर क्या आएगा 3, तो मैं इसको भी यहाँ 3 इंटू, मुझे जरूरत नहीं है, यहाँ 2 डपलेट है, बस इतना मुझे याद रखना है। तो 2 डपलेट है तो मतलब डी 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 डैश या नॉट डी, मुझे सारे केसेस ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगला तीनों के तीनों डपलेट, एक ही केस आना है, इसीलिए कोफिशिएंट 1, यहाँ पर भी 1, मैंने ये भी हम कर सकते हैं यहाँ से। इसीलिए हम तब आपको ट्रायंगुलर लॉ बताते थे कि आगे +2 में ये यूज होंगे। वन मेथड इज दिस, एक मेथड था जो मैंने अभी आपको ब्रेक करके बताया था, आप जैसे मर्जी कर सकते हो। ओके जी। अब सबसे पहले तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ डपलेट देखेंगे। डपलेट मतलब मैंने अभी बताया 1 1 2 2 3 3, टोटल 6 ऑप्शंस आर देयर। तो बेटा 6/36, 36 टोटल केसेस हैं। रीजन, जब आप 2 बार डाइस थ्रो करते हो, पेयर ऑफ डाइस आप थ्रो करते हो, तो बेटा उसमें टोटल केसेस 36 बनते हैं। तो मेरे पास ये बन गया 1/6, और नॉट डपलेट की 1 - 1/6 कितना हो गया 5/6। अब देखो कितना इजी है, नॉट डपलेट की प्रोबेबिलिटी 5/6 5/6 5/6। ओके जी, ये क्या हो गया 3 टाइम्स, एक बार डपलेट 2 बार नॉन डपलेट, एक बार डपलेट मतलब 1/6 5/6 5/6। अब यहाँ पर देखिए 2 बार डपलेट है ना, तो 2 बार जो सेम सेम नंबर आना, तो मेरे पास जो है वो क्या आएगा, दैट इज डपलेट आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 आ गए हैं 1/6,
इससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है मेरी, नहीं तो केसेस लिखने उतना ही टाइम लग जाता है बेटा। ओके जी, तो मेरे पास जो है यहाँ पर देखिए सारे जो हैं वो डपलेट ही आने, यानी 1/6, 1/6 और 1/6। ओके जी, एनी डाउट टू एनी वन? ये टॉपिक ऐसा है यहीं पे समझ लोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, यू कैन आस्क मी, हरी अप, एनीथिंग यू वांट टू आस्क। मैम एक बार दोबारा समझा दो ये। कौन सा बेटा, ये कोफिशिएंट कैसे आए कि ये सारा कैसे आए? ये जो कोफिशिएंट्स बायनोमियल से जो है सारा। ओके ओके ओके, आई विल टेल यू। एक मेथड है बेटा इन कोफिशिएंट्स का कि आप पूरे केसेस लिखो। कैसे? जैसे मैंने आपको कहा कि एक डपलेट आया, अब एक डपलेट आया मतलब पहली बार में वो डपलेट आ सकता है, बाकी दोनों पोजीशन में डपलेट नहीं है, प्लस ये डपलेट सेकंड बार आ गया या डपलेट थर्ड थ्रो में आया, क्योंकि 3 थ्रोज की थी। एक तो ये है कि हम सारे केसेस लिखें, क्योंकि अल्टीमेटली इनकी प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई होनी है ना, तो वो आएगा तो एक बार डपलेट, 2 बार नॉन डपलेट, तो आप या तो ये केसेस लिख दो या 3 टाइम्स ये कर दो। मैंने आपको कहा कि कई बार आपको केसेस का नहीं पता चलता है कि कैसे लिखने, तो आप इतनी चीज याद रखो 0 से लेकर 3 तक है, तो आप बाइनोमियल लेके आओ अपने दिमाग में कि पावर a प्लस b की पावर 3, मतलब ये इसके साथ कोरिलेट किया हुआ है। जब हम मीन वगैरह करते हैं ना और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जो आपकी सिलेबस में कट चुका है, हम उसमें बताते हैं बच्चों को। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, शॉर्टकट ट्रिक, कि कैसे हम कर सकते हैं। जितनी यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री अगर 0 से स्टार्ट होके 3 तक है तो आप इसके कोफिशिएंट सीधे भी लिख सकते हो। कैसे? हमने ये बाइनोमियल थ्योरम में किया हुआ है, ये 1 1, पहला 1 लिखा, इन दोनों को ऐड किया, 2 लास्ट 1, फिर 1 लिखा, इन दोनों को ऐड किया, 3 3 लास्ट, फिर 1, फिर 1 लिखा, इन दोनों को ऐड किया, 4 3 प्लस 3 6 4 और लास्ट में फिर 1, ऐसे ही एक्सटेंड करते रहते हैं। ओके शाइना, इज इट क्लियर नाउ? ओके, चलिए बेटा, तो अब मेरे पास जो है यहाँ से हम कोफिशिएंट सीधा ही 1 3 3 1 लिख सकते हैं, और सारी कैलकुलेशंस आपने करनी है। कैलकुलेशन आई एम नॉट डूइंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू द मेथड। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट एग्जांपल, ताकि आपको और क्लियर हो कि कैसे हम लोग ये चीजें कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ट्रिक्स इसमें हमारे कैलकुलेशंस को रिड्यूस कर देता है। अब बेटा एग्जाम्पल 26, ये 2 मार्क्स में या 1 मार्क में आ सकता है। बेटा देखिए, एक चीज मैं आपको और बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ कि आप खुद इस क्वेश्चन की सारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की चेक कर सकते हो। हर क्वेश्चन की जो प्रोबेबिलिटी निकली उसको ऐड करके देख लो, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अगर आ रहा है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही। ओके जी, अब उसी को हम यूज करेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल 26 में। बेटा let x denotes the number of hours you study during a randomly selected school day। एक स्कूल में हमने देखा कि कितने आवर्स स्टडी होती है, तो अब उसने कहा द प्रोबेबिलिटी दैट x कैन बी टेकन द वैल्यू स्मॉल x हैव द फॉलोइंग फॉर्म वेयर जो है k इज सम अननोन कांस्टेंट। अब उसने कहा कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बताई है डिपेंडिंग अपॉन आर जो है 0.1 इफ x इज 0। यहां पर नेक्स्ट बताया हुआ है मेरे पास जो है के एक्स इफ x की वैल्यू 1 और 2। आफ्टर देन जो है मुझे बताया हुआ है के इफ जो है यहां पर k इंटू 5 माइनस एक्स इफ x इज 3 एंड 4 0 अदरवाइज। फाइंड द वैल्यू ऑफ x उसने सबसे पहले कहा। देखिए बेटा उसने कहा कि अगर कोई 0 आर के लिए स्कूल में पढ़ता है तो वो क्या है 0.1 प्रोबेबिलिटी है। कोई 1 या 2 आर के लिए पढ़ता है, अगर 1 आर के लिए पढ़ेगा तो यहाँ k हो जाएगा, 2 आर के लिए पढ़ेगा तो यहाँ पर 2k हो जाएगा।
कोई 3-4 आवर्स के लिए पढ़ता है, अगर 3 के लिए तो x माइनस 3 2, वो भी क्या हो जाएगा 2k। 4 आवर के लिए पढ़ता है तो वो क्या हो जाएगा k हो जाएगा। और अदरवाइज मतलब 4 से ज्यादा आवर के लिए 5 6 7 उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0 है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो उसने सबसे पहले कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फर्स्ट पार्ट में। अब k की वैल्यू कैसे निकालें, हमें पता है कि सारी प्रोबेबिलिटीज केसेस की ऐड करें तो इट शुड बी इक्वल टू 1 पूरे सैंपल स्पेस की, यानी किसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 आवर्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 आवर्स प्लस अब प्रोबेबिलिटी जो है आप ऐसे भी लिख सकते हो ग्रेटर देन 4। अब ग्रेटर देन 4 में सारे केसेस आ गए 5 6 7 8 यू कैन राइट लाइक दिस। ओके जी, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कितनी है 0.1, तो यू कैन राइट 0.1। अच्छा इट शुड बी इक्वल टू 1 ना, वी हैव टू राइट। मैं इधर लिख देती हूँ, विजिबिलिटी नहीं होगी तो आई विल राइट है, ठीक है। अब 1 इक्वल्स टू यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 दैट इज k, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 दैट इज 2k प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 मैंने अभी बताया 5 माइनस 3 दैट इज 2k प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 दैट इज k एंड अदरवाइज 0। यू ऐड ऑल द प्रोबेबिलिटीज यहाँ पर जितनी भी दी हैं, ये कितनी होगी 4 5 6 6k इज इक्वल्स टू 0.1 जो है मैं उधर ले जाती हूँ 1 माइनस 0.1 और ये मेरे पास क्या आ गया 0.9 6k और k की वैल्यू 0.9/6। सॉल्व इट एंड गेट द आंसर। ओके जी, k की वैल्यू तो मेरे पास आ गई बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका नेक्स्ट पार्ट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एट लीस्ट 2 आवर्स। कम से कम पहले प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आप कम से कम जो है 2 आवर्स पढ़ते हो। इसके लिए अब क्या आएगा देखो बेटा, अब लिखते कैसे हैं ध्यान से देखना। प्रोबेबिलिटी जो है एट लीस्ट 2 hours, what does it mean, how to write it, that means probability x greater than equals to 2, this is the way you have to write। okay, ये नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। इसका मतलब कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल्स टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल्स टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल्स टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x ग्रेटर देन 4। ये तो 0 ही है ना आगे। अब 2 की प्रोबेबिलिटी मेरे पास जो है दैट इज 2k प्लस जो है 3 की प्रोबेबिलिटी दैट इज अगेन 2k, 4 की प्रोबेबिलिटी मेरे पास जो है k और आगे तो 0 ही, तो ये ऐड करो तो 5k और k की वैल्यू हम फर्स्ट पार्ट में इवैल्यूएट कर चुके हैं, तो बेटा यू कैन पुट दैट वैल्यू एंड गेट द आंसर। ओके बेटा, क्लियर टू यू, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा किसी को? ओके गुड, चलिए बेटा नेक्स्ट बेटा नो डाउट। ओके एग्जैक्टली 2 आवर्स, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है एग्जैक्टली 2 आवर्स मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल्स टू 2 वो आपने निकालनी, एट मोस्ट 2 आवर्स। अब मतलब 2 से कम, 0 वाली भी इंक्लूड करनी है, नॉर्मली बच्चे भूल जाते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। ओके बेटा सारी करनी है। अब बेटा मैं आपको बताने लगी थी कि नो डाउट मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल इज डिलीटेड, बट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखने के लिए आप सारे ये क्वेश्चंस करोगे, एंड में जहां लिखा फाइंड द मीन फाइंड द वेरिएंस वो भूल जाओ, बट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जरूर क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, वो कहीं से भी आ सकता है। ओके जी, लेट अस नाउ डिस्कस एग्जांपल 27। एंड में जो लिखा है फाइंड द मीन और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वो काट दो, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके लेट अस डू नाउ एग्जांपल 27। हाँ जी, अब एग्जांपल 27 में मेरे पास जो है क्या दिया हुआ बेटा देखिए, लेट अ पेयर ऑफ डाइस बी थ्रोन एंड द रैंडम वेरिएबल एक्स बी द सम
ऑफ द नंबर दैट अपेयर ऑन द टू डाइस। मैंने पहले ही बता दिया था ये क्वेश्चन, फिर भी एक बार हम कर लेते हैं बेटा। तो फाइंड द, उसने जो है यहाँ पर मैं लिखवाऊंगी राइट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके जी, तो अब क्लियर कट है। सबसे पहले आपको पता है हम कैसे लिख रहे हैं, हम यहाँ पर बेटा मैं आपको बता रही हूँ। देखो मैं टेबल पूरा ऐसे बना सकती हूँ, यहाँ पर x, यहाँ पर मैं केसेस लिख सकती हूँ, कौन कौन से केसेस हैं, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी x की लिख सकती हूँ। आप, मैं बार बार कहती हूँ स्मॉल x ऐसे भी लिख के प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल। अब यहाँ जीरो से नहीं शुरू होगा, क्योंकि जब भी आप दो डाइस थ्रो करते हो तो मिनिमम जो है दोनों पे 1 और 1 यानी 2 आएगा, तो आप लिखोगे x इज इक्वल्स टू 2 वैल्यू, या अकेला 2 भी लिख सकते हो। यहाँ कौन कौन से केसेस आए, कौन सा सैंपल जो स्पेस में से फेवरेबल केसेस आए, 1 1 एक ही केस आएगा, और ये मैंने सेट में लिख दिया। ओके जी, तो आपको पता है जब दो डाइज आप थ्रो करते हो तो टोटल केसेस कितने होते हैं, 36 होते हैं। तो मुझे पता है फेवरेबल 1 है, तो मैं क्या लिखूंगी 1/36। ओके जी, अब नेक्स्ट मेरे पास जो है केस सम 3 आए। अब सम 3 कब कब आ सकता है मेरे पास बेटा, स्टार्ट करती हूँ 1 के साथ 2 लेने पे और 2 के साथ 1 लेने पे, और तो 3 आ ही नहीं सकता। तो बेटा मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितने केसेस हैं 2, तो आई विल राइट 2/36। अब नेक्स्ट ऐसे ही सम मेरे पास क्या आए 4 आए बेटा, तो कौन कौन से केसेस हो सकते हैं, स्टार्ट जो कीजिए, पूरा सैंपल स्पेस स्टार्टिंग में लिखने की जरूरत नहीं होती है, आप यहीं पे फेवरेबल केसेस लिख सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स। ओके चलिए, तो अब मेरे पास जो है 1 के साथ 3 आ जाए, 2 के साथ 2 आ जाए, फिर 3 के साथ 1 आ जाए। ओके, और तो कोई नहीं हो सकता, जीरो तो नहीं होता ना, जीरो को डाइस पे जीरो कभी आता ही नहीं है। तो मेरे पास जो है कितने हो गए 3/36। ऐसा ही अब हम चलते हैं, सम मेरे पास 5 आ जाए बेटा। अब सम 5 कब आ सकता है, स्टार्ट हमेशा मैं 1 से करती हूँ, 1 के साथ 4 करूंगी तो 5 आएगा। ओके, 1 के साथ जो है अब खत्म हो गया, अब क्या करेंगे 2 के साथ 3 नंबर लूंगी तो 2 + 3 5 बनेगा। तो उसके बाद 3 के साथ ऑब्वियस है 2 आएगा, है ना। 4 के साथ मेरे पास 1 आएगा। अब 5 के साथ तो कोई नंबर लूंगी नहीं कि सम 5 ही बने, क्योंकि जीरो तो इंक्लूड नहीं है, तो यही नंबर है। तो देखो 4/36। ऐसे ही बेटा आप सारे करते जाओगे तो इजीली आपके पास सारे केसेस जो हैं बनते जाएंगे। और मैंने आगे भी बताया था सम 6 आ सकता है, सम 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 आ सकता है, 11 आ सकता है, 12 आ सकता है। 6 + 6 जो है, इसके अलावा और कोई जो है यहाँ रैंडम वेरिएबल की वैल्यू नहीं आएगी। ओके जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। ये लेट अस स्टार्ट विद बेटा क्वेश्चन नंबर जो है 28। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ लिखा है फाइंड द वेरिएंस, मैं वेरिएंस वर्ड नहीं काट दीजिए, यू कैन राइट हियर, राइट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए नंबर ऑब्टेन ऑन द थ्रो ऑफ एन अनबाइज्ड डाइस। जो है वेरी इजी, आपको पता है कि मेरे पास जो है इसका मतलब, अगर मैं देखूं एक ही डाइस थ्रो करना है, कितना इजी है। जब एक ही डाइस थ्रो करना है तो मेरे पास जो है क्या हो सकता है बेटा, रैंडम वेरिएबल। कई बार इतना इजी आता है बच्चों को कंफ्यूजन ही हो जाती है, वो लगता है इतना इजी क्वेश्चन आ गया, है ना। तो यहाँ रैंडम वेरिएबल कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, 0 से फिर नहीं होगा। तो बेटा क्योंकि डाइस पे या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, और या मेरे पास जो है 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। और मुझे पता है हर एक के आने की प्रोबेबिलिटी सेम ही है, 1/6 1/6। दिस इज माय प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर में भी आ ही सकता है ना, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, इतना इजी आ नहीं सकता। बट चलो हम होप फॉर द बेस्ट कि पेपर इजी आए। तो 1/6 1/6 1/6 एंड 1/6। ओके, हाँ जी।
तो अब और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं, जरा आप ध्यान से ये क्वेश्चन देखना, लास्ट एग्जांपल 29। उसने कहा 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली और सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। साइमल्टेनियसली का मतलब यही होता है एक निकाला उसको वापस नहीं डाला, है ना। तो हमने एक कार्ड निकाला, दैट मीन्स ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, फ्रॉम ए पैक ऑफ जो है वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। आगे फिर लिख दीजिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए यहाँ विद रिप्लेसमेंट नहीं है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो मैं सीधा परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी लगा सकती हूँ या मैं डायरेक्ट मेथड भी लगा सकती हूँ, वो आप पे है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या अब इसकी वैल्यूज बननी है। लेट अस सी इन एग्जाम्पल जो है उसने कहा है 29 और मेरे पास जो है 2 कार्ड्स निकालने हैं और मुझे कहा गया है नंबर ऑफ किंग्स की निकालनी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ किंग्स। तो बेटा खुद देखिए मेरे पास जो है x की वैल्यू देन प्रोबेबिलिटी, ये व्हेन x इज इक्वल टू, अब नंबर ऑफ किंग्स, मैंने 2 कार्ड्स निकाले, नंबर ऑफ किंग्स क्या हो सकते हैं, 0, कोई भी किंग ना आए, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, कि नहीं आ सकता, ठीक है ना। अब आपकी मर्जी है, अब मैं अगर नो किंग का मैं सीधे ही अब लगा रही हूँ बेटा परमुटेशन कॉम्बिनेशन, कोई भी किंग नहीं है, किंग वैसे 4 होते हैं, वो खत्म कर दूं तो मेरे पास कितने हो गए 48 C2, ये फेवरेबल केसेस हैं। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो जो है टोटल कार्ड्स कितने थे 52 C2, एक ही यहां पर कर देते हैं। एक मेथड मेरे पास ये है, दूसरा मेथड देखिए डायरेक्ट मेथड, और पहला कार्ड निकाला उसके आने की प्रोबेबिलिटी 48 बाय 52, दूसरा 47 बाय 51। ओके जी। अब एक कार्ड किंग का है, मैं दोनों मेथड्स आपको बता रही हूँ देखो, बट ये दोनों मेथड सिर्फ मैं बार बार कह रही हूँ विदाउट रिप्लेसमेंट वाले में लगते हैं। अब बेटा देखिए यहाँ पर मैंने जब कार्ड्स लेने हैं क्या है कि एक कार्ड मैंने किंग का लेना है, एक कार्ड नॉट किंग का लेना है। तो अब बेटा जो एक कार्ड किंग है, किंग कितने होते हैं मेरे पास 4, तो मैंने 4 में से एक कार्ड जो है सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब दूसरा मेरे पास क्या है, एक कार्ड मैंने नॉन किंग का, नॉन किंग जो है दैट इज 48 C, सिलेक्ट एक ही करना है 52 C2। एक तरीका ये है, एक तरीका जो हमने पहले किया था, पहले वाला किंग हो सकता है क्योंकि कॉम्बिनेशन में ऑलरेडी वो केसेस आ गए। कॉम्बिनेशन हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ केसेस कितने सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हमें केसेस देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अगर मैं इस मेथड से करूंगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा,